नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक गोयल है और हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम इस वक्त गोवा के चुनावी दौरे पर है। गोवा देख वैसे है तो बहुत छोटा स्टेट, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स काफ़ी मज़ेदार है। और गोवा में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने आए जिन्हें गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर का गुरु भी कहा जाता है। इस शख्सियत का नाम है सुभाष वेलिंगकर। सुभाष वेलिंगकर पेशे से टीचर थे और 2016 तक आरएसएस के गोवा में प्रमुख थे वो। लेकिन जब उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के विवाद को लेकर बीजेपी की खिलाफत करी तो उन्होंने उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का संगठन बनाया जिसका नाम है भारत माता की जय। अब मज़ेदार बात इसमें यह है कि उस संगठन में जो 95% लोग हैं वो आरएसएस के कैडर के, यानी कि गोवा में जो आरएसएस थी उसके 95% लोग सुभाष वेलिंगकर के संगठन में जा मिले। आमतौर पर देखा गया है कि भाजपा चुनाव के वक्त संघ का पूरी तरीके से भरपूर प्रयोग करती है और संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं वो काफ़ी जम के ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। लेकिन गोवा में मज़े की बात यह है कि गोवा में जो आरएसएस के जो खाटी स्वयंसेवक हैं वो खुद भाजपा के खिलाफ हैं, और यही इस चुनाव में देखने में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अभी हम सुभाष वेलिंगकर सर के साथ में हैं और आगे उनसे हम बात करेंगे। आपका सर स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री में। और मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है कि अ, ऐसा कहा जाता है कि गोवा में बीजेपी को इस्टेब्लिश करने में आपका बहुत बड़ा रोल है, और ऐसा क्या हो गया कि आप उनके इतने कट्टर विरोधी बने? बीजेपी पहले से ही थी गोवा में, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग थे। आज जो गवर्नर है राजेंद्र जी आर्लेकर, उनके पिताजी वगैरह ये चलाते थे, लेकिन यंग ब्लड उसमें नहीं था। गोवा का राजकीय माहौल देख के हमने तय किया कि अभी अगर हिंदुत्ववादी राजकीय पक्ष होना चाहिए गोवा में, तो भाजपा को ही बलिष्ठ करना पड़ेगा। तब तक हमने संघ के स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिए थे। तो पहले तीनों के साथ ही शुरुआत हो गई। श्रीपाद जी नाइक जो अभी केंद्रीय मिनिस्टर है, राजेंद्र जी आर्लेकर जो अभी गवर्नर है, और लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी भाजपा के विरोध में मांद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो खड़े हैं। सो ये तीनों से ये बात शुरू हो गई, और संघ की ओर से ऐसी व्यवस्था है कि किसी एक कार्यकर्ता को, वरिष्ठ कार्यकर्ता को हर क्षेत्र का एक प्रमुख करके नियुक्त किया जाता है। तो राजकीय क्षेत्र देखने के लिए मेरी नियुक्ति हो गई। सो संघ का संघ चालक भी था और साथ साथ राजकीय क्षेत्र का प्रभारी, या आप गार्डियन कह सकते हैं, पालक कह सकते हैं वो। और काम शुरू हो गया, सत्ता पे आ गए। 2012 में जब कांग्रेस ने, यहाँ 21 साल तक एक परंपरा चली थी जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर शशिकलाताई काकोडकर ने लाई थी, ये कि सरकारी अनुदान जो है, सरकारी पैसा, ये मातृभाषा में जो माध्यम में जो प्राइमरी स्कूल्स चल रहे हैं उनको मिलनी चाहिए। सवाल ये पैदा हुआ था तब कॉन्वेंट चर्चिस वगैरह ने आंदोलन किया था कि अंग्रेजी को मिलना चाहिए। शशिकलाताई काकोडकर एजुकेशन मिनिस्टर थे तब, जब गवर्नमेंट थी उसमें, और उन्होंने ठान ली, उन्होंने एक एजुकेशनिस्ट कॉन्फ्रेंस ली और उसके मुताबिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसके अनुसार उन्होंने कहा कि यहाँ का गोवा में कोंकणी और मराठी जो जो भाषाएं हैं इधर की मातृभाषाएं, उनको सरकारी अनुदान मिलना चाहिए, अंग्रेजी को, परकी भाषा को नहीं मिलेगा। सो तब से लेकर 21 साल तक, 2012 तक, 1990 में ये निर्णय ले लिया। 2011 में कांग्रेस ने माइनॉरिटी वोट के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया कि ये निर्णय बदलेंगे और अंग्रेजी जो है स्कूल्स चल रहे हैं
उनको ग्रांट दे देंगे, अनुदान दे देंगे। तो इनके खिलाफ यहाँ के कोंकणीवादी, मराठीवादी, स्वातंत्र सैनिक, कलाकार, सभी लोग इकट्ठा आ गए एक मंच पर। वो मंच था भारतीय भाषा सुरक्षा मंच। इसका नेतृत्व शशिकलाताई काकोडकर, जिन्होंने ये निर्णय सबसे पहले लाया था, वो थी, और मैं राज्य का समन्वयक था। उनके चल जाने के बाद, बसने के बाद मैं निमंत्रक हो गया। सो तब आंदोलन चला। आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो गोवा में पूर्ण रूप से एक काम चल गया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः हमारे साथ थी। संघ तो आंदोलन में था ही, क्योंकि संघ को अत्यंत प्रिय ऐसा जो सिद्धांत है वो एक मातृभाषा में शिक्षा, ये सिद्धांत है। सो इस सिद्धांत के आधार पर हम उस आंदोलन में थे, और पूर्ण रूप से संघ ने भी सपोर्ट किया आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी के मनोहर पर्रिकर के लीडरशिप के नीचे सबने आंदोलन में साथ दिया, और परिणाम स्वरूप पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 21 अपने बलबूते पर सरकार बना सके, ऐसी संख्या आमदार संख्या मिल गई। सो इसके पहले पर्रिकर जी ने और बाकी बीजेपी कार्यकर्ता जो है, लक्ष्मीकांत पार्सेकर थे, सतीश धोंड थे, उन्होंने यहाँ भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के पास आकर ये कहा कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो पहला काम ये करेंगे कि मातृभाषा को अनुदान फिर से जो जैसा कि 21 साल पहले था वैसा लागू करेंगे, अंग्रेजी को नहीं मिलेगा। सो सत्ता में आने के बाद पलट गए। 7 बार डेलीगेशंस गई उनके पास, और हर बार उसने यही कहा, मैं आपका ही हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तो आंदोलन में था, मैं आपको पूछे बिना मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। बाद में हम जब बैठे और हमने तय किया कि हमारे ध्यान में आ गया कि ये हमको फंसाना चाहता है। सो एक कोर्ट में केस थी इसके बारे में, इसके आधार पर जो नोटिस निकाली थी, सर्कुलर निकाला था गवर्नमेंट ने, कांग्रेस के, इसको चैलेंज किया हमने हाई कोर्ट में। तो चैलेंज किया तो हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर जो हाई कोर्ट का ये था कि जिन्होंने मीडियम बदला ऑफ स्कूल बदला है, चर्च के स्कूल में बदला था, तो सभी की रिकॉग्निशन रद्द कर दी जाए, ऐसा निकाल करवा दिया। सो संकट में पड़ गई थी चर्च। मनोहर पर्रिकर आने के बाद मनोहर पर्रिकर हमको बताने लगे कि मैं तो करने वाला ही हूँ, अंग्रेजी अनुदान कैंसल करके सिर्फ मराठी कोंकणी को अनुदान मिले सरकारी, ऐसा मैं करने वाला ही हूँ। तो क्यों ऐसा, जरा बैलेंस करने के लिए आपने अगर अनुमति दे दी तो मैं एक गवर्नमेंट की ओर से एफिडेविट दे दूंगा कोर्ट में, जिसका विरोध आप लोग नहीं करेंगे कोर्ट में। सो दैट विल बी होल्ड राइट उस वक्त पर। सो हम सब ने तय किया, सेंट्रल अपनी टीम जो थी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच की, उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, करता है तो करने दो, हमको तो स्कूल्स चर्च के बंद पड़ना चाहिए, ऐसा तो रिवेंजफुल एटीट्यूड हमारी नहीं थी। सो हमने ओके कर दिया। इसका आधार लेकर मनोहर ने उनको छुड़ाया इस इंटरिम ऑर्डर से। एक और बाद में ये निर्णय ले लिया, एक बार हमको बुलाया कि हाँ करें, तो मैं पॉलिटिकल डिसीजन मुझे लेना चाहिए, मैं तो आप सोशली बता रहे हैं, मुझे पॉलिटिकली विचार करना पड़ता है, इसलिए मैंने तय किया है कि अंग्रेजी चर्च के स्कूल जो हैं इंग्लिश मीडियम के, उनको मैं ग्रांट देने वाला हूँ। 1 घंटा पहले जबकि कैबिनेट डिसीजन करने वाला था मीटिंग लेकर के, उसने बताया। सो हमने विरोध किया इसका, हमने बाहर जाकर बोले कि इसने हमको फंसाया है। तो ये होने के बाद मीटिंग हो गई, कैबिनेट मीटिंग, और उसमें उसने भाषिक धोरण जो था आंदोलन के ना, वो डिक्लेयर कर दिया। हाँ, वही था जो कांग्रेस ने किया, और इससे भी भयानक था, क्योंकि सिर्फ चर्च के ही स्कूल को दिया गया। एक दूसरा, चर्च को छुड़ाया इसने। चर्च ने जो इलीगल
कार्रवाई की थी। अपने सब प्राइमरी स्कूल्स का मीडियम बगैर परमिशन डिपार्टमेंट के बदला था। सो उनको भी छुड़ाया और हमारा विश्वासघात किया। ये जब हमको पता चला कि अब एक करने वाला है, तभी शाम को हमने मीटिंग ले ली और निर्णय ले लिया, संघ ने निर्णय लिया अपनी बैठक में, विभाग बैठक में ले लिया उसको, प्रांतीय कार्यकारिणी, क्षेत्रीय कार्यकारिणी और अखिल भारतीय स्तर पर जब मोहन जी भागवत आए थे इधर, तब मेरी उनसे 45 मिनट्स मुलाकात हो गई और ये बताया कि ये करने जा रहे हैं, हम शुरू ही किया है। तो वो बोले कि ठीक है, क्योंकि राजकीय पक्ष ने जो पाप किया है इसका समर्थन करने के लिए संघ का जन्म नहीं हुआ है, ये उनकी बात थी। सो आंदोलन चला। अब उस वक्त आंदोलन 2011 में कांग्रेस के खिलाफ था, परिणाम स्वरूप भाजपा का गवर्नमेंट आ गया, कांग्रेस वाज नॉट देयर। अब ये भाजपा के खिलाफ शुरू हो गया। कांग्रेस के विरोध में जब किया था तब हमने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी लोगों को बताई थी। वी नेवर पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एनीवेयर इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, संघ का होने के नाते। लेकिन तब आंदोलन के अनुसार ये करना पड़ा, आंदोलन के लिए अनिवार्य था ये करना। तो हमने भारतीय जनता पार्टी एक ऑल्टरनेट है कांग्रेस के लिए, तो उनको चुन के लाओ, ऐसा नहीं। यहाँ जब सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया तब ऑल्टरनेटिव देना ये भी अनिवार्य था। सो उस वक्त हमने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष को उकसाया कि वो बाहर निकलें युति से, गवर्नमेंट से, और हम पूरी सपोर्ट उनको दे देंगे और ऑल्टरनेटिव के तौर पर लोगों के सामने पेश करेंगे। सो उन्होंने जरा देर कर दी। सो हमको धमकी देनी पड़ी कि अगर आप 2 अक्टूबर के पहले नहीं निकले उस दिन तक, तब हम अलग राजकीय पक्ष स्थापन करेंगे। इसके पहले अमित शाह जी का गोवा वो आए थे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। तो हमारा आंदोलन चल रहा था उस वक्त, निदर्शन जारी था सब गोवा में। सो हर जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जहां तक बीजेपी के मिनिस्टर जाए, एमएलए जाए, सबका कार्यक्रम जो है वो उसमें निषेध करना सरकार का ये चालू था। सो अमित जी आ गए। सो अमित जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन इस और उनका ध्यान खींचा जाए कि गोवा में ये करने जा रहे हैं, उधर राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, उधर मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए ये बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम जब स्वतंत्र हुए तब तक तो मोदी जी के गवर्नमेंट के इस हद तक ये वही पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि ये पॉलिसी को दगा देकर यहाँ ये चल रहा है। इस और अमित जी शाह का ध्यान हम खींचना चाहते थे। सो बाकी आंदोलन वगैरह चला, निदर्शन। सो प्रांत ने हमको बताने लगे कि ये करना नहीं चाहिए। मैंने बताया कि हाँ, तब से शुरू हो गया, क्योंकि ऊपर से दबाव आने लगा केंद्र भारतीय जनता पार्टी का। जो बात राष्ट्रीय लेवल तक सम्मति मिल गई थी हमको जिस बात के लिए, उसके बराबर ओपोजिट एक्शन ये हमको दिखने को मिला अमित जी का जब दौरा था तब। और तब से मैंने वो नहीं माना, नहीं, मैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक और आंदोलन का मैं प्रमुख हूँ और इसलिए मुझे करना ही चाहिए। नहीं, ये करना नहीं चाहिए, वहाँ जाना नहीं, नॉट, वी विल नॉट डू इट, ऐसा हमने बताया। हम ठाम रहे आंदोलन के इशू पर और निदर्शन हो गए। 10 दिन के बाद संघ चालक हमारे प्रांत के, उनको लाया उन्होंने। 3 दिन तक प्रांत की टोली यहाँ रही, कोंकण प्रांत और रही, और उन्होंने मुझे नहीं मिले, कार्यकारिणी की बैठक नहीं ले ली, और उन्होंने अचानक ये कर दिया, क्योंकि मनोहर जी पर्रिकर ये चाहते थे, केंद्रीय दबाव इन पर ये करने के लिए था कि आंदोलन का फेस वेलिंगकर है, इसलिए वेलिंगकर को पदच्युत करना चाहिए कि संघ से सारा सपोर्ट जो है वो आंदोलन को मिल रहा है। वेलिंगकर अगर नहीं रहे तो दूसरा संघ चालक अगर नियुक्त करेंगे, वो संघ चालक अपने काबू में रखेगा संघ के ऑर्गेनाइजेशन। सो बात ये नहीं थी ना,
50 साल तक, 54 साल तक हम काम कर रहे थे संघ का। अनेक स्वयंसेवकों ने काम दिया, मेहनत की, और इसकी वजह से संघ काम इतना बड़ा हो गया, प्रभावी हो गया। सो ये प्रभाव जो बढ़ गया, इसके पीछे लोगों की जो विश्वासार्हता थी, विश्वसनीयता थी, वो कुचलने के लिए हम तैयार नहीं थे। सो हमने चालू रखा और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो मेरे पास आ गए और हमको अपने पॉलिटिकल एक नहीं करना चाहिए संघ चालक को। मैंने बताया कांग्रेस के विरोध में किया तो चलता है संघ चालक ने। हमने उनको बोला कि पॉलिटिकल काम तो नहीं किया, लेकिन जब आंदोलन के लिए, आंदोलन का प्रमुख आपकी मर्जी से हो गया था मैं, और आपकी मर्जी से बीजेपी के खिलाफ आंदोलन का भी प्रमुख मैं ही रहा। मैंने पूछा था अगर किसी को लेनी है लीडरशिप तो हो जाए, ऐसा मैंने पूछा था, लेकिन नहीं, आप ही करना चाहिए, ऐसा बोले। सो इसके बाद सो देर इज नो पॉलिटिकल, नहीं नहीं, आपने ये जो बताया कि पॉलिटिकल पार्टी निकालेंगे, निकाली नहीं ना। हम तो ऐसा तलवार म्यान में जो रहती है वो हम दुश्मन को डराने के लिए हम करना ही पड़ता है। आपने आंदोलन नहीं चलाया है, इसने आप लोग, आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये करना पड़ता है, ये पॉलिटिकल नहीं। फिर भी ऐसा करते करते मेरे ध्यान में आ गया कि वो जरा अस्वस्थ हो रहे हैं प्रांत के प्रचारक दादा गोखले। सो मैंने बोला संघ चालक को, ये अस्वस्थ हो गए, आप जो काम करने के लिए आए हैं वो कर डालिए। सो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कहिए ना, हमको दुर्भाग्य की बात है कि हमको ये करना पड़ रहा है, वी आर कंपेल्ड, कि आप बताएं, आपके लिए रिस्पेक्ट है हमारे मन में, लेकिन आप बताएं कि आपको हम मुक्त करें इस जिम्मेदारी से। मैं बोला मुक्त करें, मैं नहीं बताऊंगा कि हर जवाबदारी जो मुझे संघ ने दे दी है वो अच्छी रूप से मैंने ऑफिस में बोलते हैं कि आप खुद, मतलब वही जैसे ऑफिस में बोला जाता है कि तुम खुद से रिजाइन कर दो, या हमको, हाँ, मतलब वो वाला स्थिति हो गई थी। मैं बोला कि आप बोलिए ना मुझे कि आपने मुक्त कर दिया है, ओके, बात खत्म हो गई। मुझे हटाना चाहते हैं, ये बीजेपी को भी मालूम थी, ये सीक्रेट नहीं था, ये बीजेपी और संघ ने मिल करके ये किया था, अपने संघ चालक को ही हटा दिया था पद से, और अगस्त में मुझे हटाया क्योंकि मैं प्रामाणिक था आंदोलन के प्रति। ये संघ की विसंगति जो है वो उस वक्त से संघ को भी मालूम है, लेकिन जब प्रेशर रही केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के, मैंने मेरी आयु में पहली बार देखा कि संघ को कोई संघ पर राज्य कर सकता है, संघ को डिक्टेट करता है टर्म्स। ये मेरा पहला अनुभव था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी केंद्र में जो गवर्नमेंट है, मतलब लेड बाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन लोग का ज़्यादा उस पर ये है, तो क्या उनका भी, मतलब उसके अंदर उसके दबाव में संघ आ गया था? एब्सोल्युटली दबाव में आ गया सर। तो जब ये सब हुआ, आप संघ से अलग हो गए, तो जो पता हमको, जो मतलब जितना जो मेरे को पता है कि उस वक्त जो गोवा के जो स्वयंसेवक थे आरएसएस में जाने वाले, उस ऑलमोस्ट 95% के करीब या 90% के ऊपर आपके साथ आ चुके थे। और अभी जो स्थिति है, देखा जाए, जैसे मैंने बोला कि जनरली संघ का भाजपा प्रयोग करती है चुनाव में, उनको मतलब बहुत बड़ा एक बैकबोन होता है, वो आरएसएस के वर्कर्स हर जगह जाके काम करते हैं, लेकिन गोवा में वो वाली बात नहीं होगी, संघ वाले ही उनके विरोध में है। तो अभी जो आपके पास आपके साथ इतने जुड़े लोग हैं, तो अभी जो चुनाव चल रहा है, अभी जो गोवा में इलेक्शन हो रहा है, इसमें आप किसका सपोर्ट करेंगे? इसमें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, क्योंकि ये आंदोलन का विरोधी है, आंदोलन को कुचल डाला है इन्होंने, और भाषा के माध्यम का जो प्रश्न था उसके खिलाफ डिसीजन ले लिया है। जब कांग्रेस के साथ हमने जो किया था वो भाजपा के साथ ही करना चाहिए। सो वट एवर पावर कम्स टू, इधर किसी की भी सत्ता आ जाए, लेकिन इसको खत्म करना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। मतलब you will not you will support any other party but not BJP. I mean you will fight against BJP. वो मतदान अपने कॉन्शियंस के आधार पर करेंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ में करेंगे। अपने मनोहर जी पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, सो हिज पोजीशन वाज क्लाइमैक्स पोजीशन। सो चरिज्मा था, चरिज्मा बढ़ गया था रक्षा मंत्री होने के बाद। सो इस चरिज्मा का उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। वो बताते थे कि 28 सीट्स आने वाले हैं, 26 कम से कम आने वाले हैं, तो हम बताते थे कि ये रिड्यूस होगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनवा पाएंगी। सो वही हो गया, 13 चुन के आ गए उनके और 17 कांग्रेस के आ गए उस वक्त, और पिछले दरवाजे से सरकार बनी।
सर अभी जैसे कि मतलब जैसा मैंने बोला कि आपको उनका गुरु भी बोला जाता है मनोहर पर्रिकर का, और उनके आप विरोधी भी के तरह भी छवि है आपकी। तो अभी उनके बेटे आपसे मिलने आए थे, उत्पल पर्रिकर। तो आप उनको सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में? एक क्या बात है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं और जो संघ के संस्कार हैं, भारत माता की जय संगठन जो है वो संघ का ही रूप है। इसका नाम सिर्फ भारत माता की जय है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, लेकिन प्रार्थना वही है, गणवेश जो पहले था वही है, आचार विभाग वही है, पदाधिकारी वही है, वही सब कुछ है। तो मतभेद थे मनोहर के साथ, लेकिन मनभेद नहीं था अपने अपने ओर से। सो मनोहर की फैमिली जो है वो मेरी फैमिली का एक हिस्सा था। यहाँ पर आते थे, यहाँ पर मीटिंग्स लेते थे, माँ जी आती थी उनके, सब मिलजुल कर उनके यहाँ मैं ठहरता था संघ के काम के लिए जब जाता था तब। सो ये नाता था उनका, लेकिन सिद्धांत के आधार पर किसी को नहीं छोड़ेंगे ये बात थी। सो उत्पल जब आ गए, उत्पल छोटा था जब आता था घर में, और बीच में हमारी मुलाकात नहीं हुई इस आंदोलन के। सो मुझे लगा कि एक बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का अधःपतन जो हो गया है गोवा में, उसका एक नमूना पणजी में है। एक अधःपतित कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको वो क्रिमिनल बता रहे थे, मुख्यमंत्री का भाषण है उनका, एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ हाँ, बाबूश मोन्सरात। सो ऐसा है, उस पर ये केस बताओ कि इसके खिलाफ नहीं है, ये कलम ऐसा बताओ क्रिमिनल है, ये उसके खिलाफ नहीं है, ये उसका भाषण था। सो अभी जब चुन के आ गए तो फिर से ले लिया। सो अभी पणजी जो राजधानी है गोवा की, गोवा ये बेचा नहीं गया है अभी तक। गोवा की एक शान है अलग सी, और किसी भी तरीके के राजकारण जो करता है इधर, उसका विक्टिम गोवा नहीं होने वाला है, ये हमको पणजी में दिखाना है। सो उसके खिलाफ उत्पल को टिकट देनी चाहिए थी स्वाभाविक रूप से। वो कार्यकर्ता नहीं है लेकिन काम करते थे, और विचार एक ही होगा। उनका राजकीय पिंड वैसा म्हणजे पॉलिटिकल एम्बिशंस है उनको वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, अत्यंत सीधा सादा स्वभाव का वो है। फैमिली भी, दूसरा भाई भी है, मनोहर की पत्नी भी वैसी ही थी, कभी लाभ नहीं लिया उन्होंने उनके मुख्यमंत्री या रक्षा मंत्री पद के। सो ऐसी फैमिली है, तो इस फैमिली से अगर रहता है तो बीजेपी ने उनको टिकट देना ये अनिवार्य था, स्वाभाविक रूप से देना चाहिए थे। लेकिन बीजेपी को जो राजकारण यहाँ करना चाहिए, हाँ उन्होंने सो ये स्वाभाविक था कि ठीक है 5 साल के बाद दे देंगे। सो अगला इलेक्शन आ गया तभी अब करना नहीं चाहते हैं। और साथ किसकी दे रहे हैं, किसको पार्टी विद डिफरेंस बोल रहे हैं आप? पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का नाम लेते हैं पार्टी के लिए, और उनके खिलाफ वर्तन ये सब हो रहा है। सो इसका परिणाम और इसका रूप यहाँ पणजी में दिख पड़ता है। सो ये जाना चाहिए पॉलिटिक्स से। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया, ऐसा इसी बात नहीं है। लेकिन एक कैंडिडेट अगर ठहरता है इंडिपेंडेंट रूप से, झगड़ना चाहता है इस रूप से, बीजेपी के नए रूप से, विवादित रूप से, बदनाम रूप से, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे ये चुनाव? मतलब देखेंगे, प्रयत्न तो हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे करके उसके पीछे जुट गए हैं। कुछ पार्टियां हैं, अपने एनसीपी और शिवसेना का जो गठन है, उन्होंने खड़ा नहीं किया है। आपका कैंडिडेट है, तृणमूल ने खड़ा नहीं किया है। सो इनका सपोर्ट इसके साथ जाएगा, उत्पल के साथ, ऐसा मुझे लगता है। लास्ट मिनट वो डिक्लेयर करेंगे ऐसा लगता है। और धीरे धीरे जो केडर था भारतीय जनता पार्टी का, दबाव के कारण, दहशत के कारण, पॉलिटिकल टेररिज्म के कारण और रिवेंजफुल एटीट्यूड के कारण वो अभी दिख नहीं रहे उत्पल के साथ, लेकिन वो उनका मतदान भी उत्पल की बाजू में होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके बेटे जो शैलेंद्र है, उनको भी शिवसेना ने टिकट दिया था वहीं से, लेकिन उन्होंने विड्रॉ किया। हाँ, इसी कारण की वजह से।
सो एक संभावना ये थी, अगर दबाव आ गया अमित जी शाह का, नरेंद्र जी मोदी का, तो शायद पीछे ले सकते हैं ना। तो इनका विरोध किसी ने तो करना चाहिए, अपना जो मत है इनके अनुसार। सो शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा कर दिया। शिवसेना ने ही डिक्लेयर किया था कि अगर उत्पल खड़े रहे, डटे रहे, तो उनके खिलाफ हम नहीं जाएंगे, सो हम विद्रॉ करेंगे, ये बात थी। सर जैसे अभी गोवा में बीजेपी के और भी लीडर्स हैं जो काफ़ी इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं मतलब चुनाव, जैसे लक्ष्मीकांत पार्सेकर हैं, संदीप खांडे पारकर हैं। तो उस तरीके के जो लीडर्स हैं, मतलब 5-6 लोग हैं ऐसे जो इंडिपेंडेंटली चुनाव, तो उनको भी आप सपोर्ट करेंगे? आपका मतलब आपका पूरा संगठन? नहीं, वो परिस्थिति क्या है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये संघ के लोग जान जाते हैं। हमको संदेश देने की जरूरत नहीं है, वो इतने कमिटेड है। जो कुछ है आंदोलन के लिए उनका सपोर्ट है फुल्ली इमोशनली, और इसलिए बीजेपी का पराभव हो ऐसा करेंगे। जो दूसरे स्थान पर रहता है उधर का कैंडिडेट, उसको, और कुछ इंडिपेंडेंट्स अच्छे हैं, वो उस इंडिपेंडेंट को हम उस लेवल पर लाएंगे। ऐसा साधारण रूप से हमारे कार्य की दिशा, ये पॉलिटिकल मतदान जो होने वाला है उसकी दिशा रहेगी। मतलब हर हाल में कुछ भी हो जाए बीजेपी को हरवाना है मतलब। ओके। इस बार का जो गोवा का इलेक्शन है, अभी देखिए इसमें टीएमसी और आप ये भी आए हैं, और मतलब काफ़ी गठबंधन से सब चल रहे हैं। और तो आपको लगता है कि टीएमसी और आप जैसी पार्टियां जिनको यहाँ के कुछ काफ़ी सारे लोकल्स बाहरी मानते हैं, तो वो गोवा के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ फ़र्क पैदा कर पाएंगे या कुछ सीट्स वगैरह ले पाएंगे? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शायद एकाध दूसरा सीट साष्टी तालुका जो है, क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया, उसमें आपको मिल सकता है। तृणमूल का कोई चुन के आएगा ऐसा लगता नहीं हमको, लेकिन उनकी भी दिख रहे हैं हम कि पूरी कोशिश है उनकी। लेकिन सीधा जो सामना होगा वो कांग्रेस और बीजेपी में हो जाएगा, ऐसा लगता है। सर गोवा की पॉलिटिक्स में ये डिफेक्शन का जो मतलब एक कल्चर सा आ गया है, मतलब, और ये कब से आया है और ये इतना पावरफुल कैसे बन गया? मतलब हर कोई अभी जैसे अभी नॉमिनेशन फाइल करने के पहले तक कोई इस पार्टी से मार रहा है, कोई कांग्रेस से टीएमसी में, टीएमसी से वापस आ गया, ऐसे बीजेपी से कांग्रेस। तो ये कैसे गोवा में डेवलप हुआ ये इस तरह का कल्चर? 2012 के बाद पर्रिकर जी का जो राजकारण चला इधर, तब से शुरू हो गया। क्योंकि विश्वजीत राणे, मडकेकर वगैरह ये कांग्रेस के थे, तो उनको लाया गया बीजेपी में। और इसका परिणाम अब है कि कांग्रेस जो बीजेपी के बोलते हैं लोग, उनमें से 27 मेंबर्स एमएलएज ने सपोर्ट किया था। उनमें से 18 ऐसे थे कि जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस है। मतलब अभी जो आप बोल रहे हैं सो इधर का तोड़ दिया, इधर का एमजीपी को तोड़ दिया, कांग्रेस को तोड़ दिया। इसमें दिलचस्पी जो थी बीजेपी की, वो 2012 के बाद शुरू हो गई कि ये इस तरीके से डिफेक्शन का। सो इसका अब ये मिसाल बन गई बाकी लोगों के लिए। तो ये कैसे, मतलब जैसे आपने बोला कि 2012 से कल्चर डेवलप होता गया, तो किस तरीके से करती थी बीजेपी इस तरीके? पैसे के आधार पर, पैसा और बाकी मंत्री पद जो है उसके लालच पर। ये से पीडब्ल्यूडी, ये मिनिस्ट्री लुक्रेटिव मिनिस्ट्री है, और जो लुक्रेटिव मिनिस्ट्रीज है उसका लाभ देते हैं, ऐसा इंड्यूसमेंट वो दिखाते हैं लोगों को। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी इस तरीके के जो पावरफुल पोर्टफोलियोज हैं, या जिसमें लगता है कि कोई इंडिविजुअल किसी की, और आर्थिक रूप से कुछ मदद करके, ऐसा। तो अभी सर जैसे कि अब जैसे अभी ये टीएमसी वगैरह आई है, ठीक है, तो इसमें से कांग्रेस से कुछ लोग उसमें चले गए, और अभी तो मतलब एक पूरी मतलब पता ही चल रहा कि कौन किस पार्टी में है। तो अभी इसका ये रिजल्ट के बाद आपको क्या लगता है, कोई भी जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या इसका फर्क पड़ने वाला है? क्या होगा रिजल्ट अभी अब का जो वातावरण है उसके अनुसार ये दिखता है कि त्रिशंकु हंग असेंबली ऐसे आने की आशंका है, जिसमें ज़्यादा सीट्स कांग्रेस को मिलेंगी। बीजेपी को 1 डिजिट तक बीजेपी जाएगा। मतलब बोल रहे हैं कि 8-9? हाँ, 8-9 मैक्सिमम, 8-9 आ गए तो अच्छा काम, बड़ी बात है, ऐसा है। सो ऐसा हो जाएगा। और बाद में जो कहीं पर आते हैं चुन के इंडिपेंडेंट, वो क्या करते हैं उस पर सब निर्भर होगा, ऐसा लगता है। तो
मतलब जैसे अभी जब डिफेक्शन का जो कल्चर है, तो आपको नहीं लगता कि जो वोटर्स है, मतलब आम वोटर्स है, उनको बहुत बड़ा इससे मतलब फ़र्क पड़ने लगा है धीरे धीरे? नहीं, दुर्भाग्य की बात है कि गोवा में ये सिनारियो हम नहीं देखते थे कभी, कभी देखा नहीं कि मतदार लाचार हो गया है। ये शुरुआत जो है वो दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने ही की कि पैसा फेंकना। सो लास्ट इलेक्शन जो मनोहर पर्रिकर का हो गया, पहला इलेक्शन मनोहर जी ने जो जीत लिया, उसका खर्चा 26,000 आ गया था। मतलब जो फर्स्ट टाइम हाँ, फर्स्ट टाइम। कौन से ईयर में? वो 94 में। अच्छा, बस 26,000। 26,000 से चुन के आया था कि क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा पैसा लगाते थे, अच्छा, पैसे खर्च। हमारे पास फंडिंग नहीं थी। और दूसरे कैंडिडेट्स ने कितना? और दूसरे कैंडिडेट ने साधारण 10 लाख 15 लाख वगैरह खर्च की मर्यादा थी उस वक्त। मर्यादा माने लोग खर्चा इतना करते थे। सो इसके खिलाफ ये आके गया। धीरे धीरे वातावरण ऐसे बढ़ा कि कमिटेड कार्यकर्ता जो है उसकी कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रही पक्ष में। बाहर के लोग अच्छे लगने लगे पॉलिटिक्स को साथ देने के लिए, तो उनको लाया गया और निष्ठावंत कार्यकर्ता जो थे सो उनका ढकेल दिया। पैसे के आधार पर सब चलता था, पैसे के आधार पर वोट्स खरीदी किए जाते थे। लेकिन अब पैसे के आधार पर एमएलएस भी खरीद सकते हैं, ये विश्वास सब पक्षों के मन में बीजेपी ने भी निर्माण कर दिया इधर। सर, अभी जैसे ये जो चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि हम माइनिंग शुरू करेंगे, माइनिंग शुरू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि माइनिंग का जो ये जो इतने वादे कर रहे हैं, तो वो क्या हो पाएगा पूरा? नहीं हो पाएगा। अगर एकाध सरकार आ जाए, अच्छी प्रामाणिक सरकार यहाँ, और उसका सच्ची इरादा ये होगा कि ये सुलझानी चाहिए ये प्रॉब्लम, तो कम से कम सब ठाक ठीक होने के लिए 2 साल तो लगेंगे ही। और अभी मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि 2014 में जो लोकसभा इलेक्शंस थी, तब माननीय नरेंद्र जी मोदी की एक बड़ी प्रचंड सभा, न भूतो ऐसी यहाँ हो गई थी गोवा में। उस सभा में भी उन्होंने यही आश्वासन दिया था जो कल अमित जी शाह ने दे दिया कि शुरू करेंगे माइनिंग। तो माइनिंग शुरू नरेंद्र जी मोदी अगर कहते हैं तो वो शुरू होने के लिए अभी तक कुछ नहीं हो पाया ना। और अमित जी शाह ने कहा है, ये लोगों को फंसाना शुरू है। और सर, ये जो गोवा में समझ लीजिए, जैसे भी जैसे टीएमसी है या आपसे हो सकता है आपका वैचारिक मतभेद हो, लेकिन क्या इस तरीके के कैंडिडेट्स को आपका सपोर्ट कहीं से भी रहेगा? मुझे नहीं लगता है। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जैसा आपने बताया कि गोवा में बीजेपी की आज ये वो बीजेपी नहीं रही जो जिसके लिए आप लोगों ने काम किया, और गोवा में बीजेपी की हालत, मतलब आपने बोला कि कोई भी मतलब सत्ता में रहने के लिए वो कोई भी किसी भी तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। तो क्या इसमें जो केंद्र में सरकार है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए या दूसरे ऑफिस बेरर्स हैं भाजपा के बड़े लेवल पे, अमित शाह, उनकी जिनकी चलती है इस वक्त पूरी भाजपा में, उनकी बात तो कोई टाल नहीं सकता, तो क्या उनका हाथ है गोवा में भाजपा की स्थिति को लेकर? उन्होंने यहाँ जो स्थिति थी वो सब देखते रहे और चुप रहे इस पर। सो इसका मतलब ये होता है कि इनको भी जो नीति चल रही है गोवा में, वो नीति वही रखना चाहिए, ऐसा उनका डायरेक्शन है, ऐसा लगता है हमको। और यहाँ पूरा भाजपा खत्म हो गया है ऐसा नहीं है। भाजपा के कुछ कोटरी जो है इधर जो चला रहे हैं ये सब राजकारण पैसे के आधार पर, उन्होंने निष्ठावंत कार्यकर्ता भी है अभी बीजेपी में, अच्छा काम जिन्होंने किया है। सो पार्टी का केडर जो है उसको फेंक दिया है डस्टबिन में, और बाहर से लिए गए लोग जो हैं बिजनेस के आधार पर घोड़ा बाजार करके, सो वो लोग जो है उनको पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। यही बात है। इनका अगर डिफीट हो गया, खात्मा हो गया, तो हो सकता है कि जो केडर अभी बाजू पड़ा है वो इकट्ठा हो जाए और फिर से अच्छा रूप आ जाए, लेकिन केंद्र की सम्मति उसके लिए होनी चाहिए। ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सालों के बाद पुनश्च उभर सकता है अच्छी तरीके से काम किया तो, क्योंकि नेशनलिस्ट इनके सभी विचार वगैरह जो थे वो अब छोड़ दिए हैं, विचार प्रणाली नहीं रही, पैसे के आधार पर काम बढ़ रहा है।
सो ये फर्क पड़ सकता है अगर ऐसा हो जाए। इसके लिए एक आवश्यकता बड़ी है, इस इलेक्शन में पूरी बीजेपी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।